बड़ा झटका आपकी पार्टी को यही लगा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में प्रभावी राजनीतिक दल है राष्ट्रीय लोकदल, विधानसभा चुनाव में आपके साथ था, लेकिन अब वो अलग हो गया। तो किस तरह से देखते हैं भारतीय जनता पार्टी जैसे मजबूत राजनीतिक दल को टक्कर देने के लिए क्या तैयारी है, क्या रणनीति रहने वाली है? प्रदीप चौधरी जी पिछले 5 साल से कैराना संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके कार्यकाल को लेकर क्या कहेंगे? कर रहे हैं लगातार उसको लेकर तैयारियां किसानों की ओर से चल रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी किसानों की महापंचायतें हो रही हैं, तो किसान आंदोलन को लेकर इकरार कहा जा रहा है कि गन्ना मूल्य उन्होंने 20 रुपए इस बार भी बढ़ाए हैं। इसके अलावा किसान सम्मान निधि समेत तमाम ऐसी किसान योजनाओं का जिक्र भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। पार्टी बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन से चुनाव लड़ी थी, उस चुनाव में बड़े अंतर से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो इकरा हसन उस अंतर को कैसे पूरा कर पाएगी? कह रहे हैं कि इकरा हसन के बजाय अगर किसी हिंदू जाति के उम्मीदवार को यहाँ पर मैदान में उतारा जाता तो हिंदू वोटों में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी हिस्सेदारी कर सकती थी। कहा जा रहा है कि इकरा हसन का हिंदू मतों में कोई हिस्सेदारी नहीं कर पाई। स्वामी प्रसाद मौर्य जी पीडीए के नारे को लेकर नाराजगी जता के आपकी पार्टी से अलग हो गए। गठबंधन को लेकर तो कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, उससे पहले समाजवादी पार्टी ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार, तो क्या गठबंधन के रास्ते अब बंद हो चुके हैं? जय हिंद साथियों, एलकेवी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ परवेज पवार। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने कल अपनी तीसरी सूची जारी की है, जिसमें कैराना संसदीय सीट से इकरा हसन का नाम उसमें घोषित किया गया है। यानी इकरा हसन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में कैराना संसदीय सीट से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। तो आज हमारे साथ इकरा हसन मौजूद है, इनसे जानकारी हासिल करेंगे कि किस तरह से इनकी चुनावी तैयारी रहेंगी। सबसे पहले तो इकरा जी आपका स्वागत है एलकेवी न्यूज। जी बहुत बहुत शुक्रिया। समाजवादी पार्टी की ओर से आपको आपका टिकट फाइनल कर दे, सबसे पहले तो उसकी आपको बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद। इकरा जी किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अब सबसे बड़ा झटका आपकी पार्टी को यही लगा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में प्रभावी राजनीतिक दल है राष्ट्रीय लोकदल, विधानसभा चुनाव में आपके साथ था, लेकिन अब वो अलग हो गया। तो किस तरह से देखते हैं? जी बिल्कुल, एक झटका तो जरूर लगा है, लेकिन धरातल पर जो गठजोड़ है और जो तालमेल बना है, भाईचारा जो बना है, वो अभी भी बरकरार रहेगा और उसका कहीं ना कहीं हमें लाभ मिलेगा। कैराना लोकसभा सीट से आपके परिवार जब से परिसीमन हुआ तो कोई चुनाव ऐसा नहीं है जिसमें आपके परिवार का सदस्य चुनाव नहीं लड़ा। हालांकि 2 बार आपके परिवार को जीत मिली है, 2 बार हार मिली है, तो इस बार क्या देख रहे हैं? देखिए, चुनाव का नाम लड़ना है और परिणाम जो है वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, हमारी जनता के हाथ में है। तो चुनाव लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे, बाकी जो भी परिणाम होगा उसको भुगतने के लिए तैयार है। इकरा हसन की भारतीय जनता पार्टी जैसे मजबूत राजनीतिक दल को टक्कर देने के लिए क्या तैयारी है, क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, उन्होंने अपनी जो उनकी खुद की नाकामियां हैं वो आज जग जाहिर है और जनता जो है त्रस्त आ चुकी है, हर वर्ग उनसे परेशान है। तो वही हमारे मुद्दे भी हैं कि 2 बार हमने ऊपर नीचे डबल इंजन की सरकार देख ली, कुछ सुधार आना होता अब तक आ चुका होता, लेकिन इनको काम करना नहीं है। ये गूंगी बहरी सरकार है, ये अपने मन की बात करती है और किसी के मन की बात नहीं करती। अपने कुछ पूंजीपति इनके मित्र हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए योजनाएं निकालते हैं, बाकी सब परेशान है और धीरे धीरे तानाशाही का सबूत ये खुद ही पेश करते जा रहे हैं। पिछले दिनों सदन में से 90-91 सांसदों को इन्होंने सस्पेंड कर दिया आवाज उठाने के लिए, सवाल पूछने के लिए। बुलडोजर की जिस तरीके से यूपी में कार्रवाई चली थी, जो कि बिल्कुल ही असंवैधानिक है, और अब एक और कानून आया है जिसमें कि विरोध करने पर आपको बिना वारंट के उठाया जा सकता है। तो ये अपनी ही तानाशाही खुद ही पेश कर रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं लगातार हमें। अब ये हम लोगों को भांपने की जरूरत है और मुझे लगता है इस बार जनता ने मन बना लिया है और हम इनको हटा कर रहेंगे। प्रदीप चौधरी जी पिछले 5 साल से कैराना संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके कार्यकाल को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो वो बेहतर बता पाएंगे। नहीं, जनता क्या कहती है? आप जनता के बीच जा रहे हैं, तो किस तरह का कार्यकाल उनका आप मानते हैं? हमारे हिसाब से जिस तरीके की ताकत उनके पास थी, उनकी सेंटर में भी सरकार है, उनकी स्टेट में भी सरकार है, वो चाहते इतनी ताकत यहाँ पर मुझे नहीं लगता इससे पहले कोई भी सांसद रहा हो तो उसके हाथ में इतनी ताकत हो, दोनों सरकार की ताकत हो। तो जिस तरह की ताकत उनके पास थी उससे उसका इस्तेमाल करके जिस तरीके का वो काम करा सकते थे, बदलाव ला सकते थे, ऐसा देखने को तो नहीं मिलता है। और दूसरी बात ये कि उनकी जनता के बीच में हाजिरी भी नहीं रही है। तो ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं जो जनता को खटक रही हैं। इससे ज्यादा ताकत आप क्या दे देंगे किसी को? तो उनके पास दोनों जगह की ताकत रही, वो खुद सांसद रहे, वो चाहते तो यहाँ पर विकास की गंगा बहा सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो यही उनकी नाकामी रहेगी। यानी चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है वो कोई विकास नहीं करा पाए, तो ये आपका प्रमुख मुद्दा रहने वाला है उनके खिलाफ।
विकास नहीं करा पाए और जनता के बीच में भी नहीं रहे हैं। तो जो आदमी जनता के बीच में नहीं रहेगा उसे जनता के मुद्दों का भी नहीं पता रहेगा और यही सुनने को मिलता है हमें सबसे ज्यादा। इकरा हसन जी, एक बार फिर किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, लगातार उसको लेकर तैयारियां किसानों की ओर से चल रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी किसानों की महापंचायतें हो रही हैं, तो किसान आंदोलन को लेकर इकरा हसन क्या सोच? बहुत ही ये शर्म की बात है कि हर वक्त अपने पेमेंट के लिए हो, चाहे लोकल लेवल पे जो मील पे धरने होते हैं या बड़ी कोई अपनी डिमांड हो, कानून लागू करवाने हो या रोकने हो या एमएसपी का मुद्दा हो, तो हर मुद्दे के लिए किसानों को अपना काम काज छोड़कर सब कुछ त्याग कर धरने पर बैठना पड़ता है। तो ये सरकार की नाकामी है कि सरकार इस तरीके से किसानों को परेशान कर रही है। जब ये सरकार अपने पूंजीपति मित्रों के कर्ज माफ कर सकती है, तो क्या ये किसानों को उनका वाजिब दाम नहीं दे सकती? तो ये तो इनकी नीयत है, नीयत में खोट है कि ये करना नहीं चाहते हैं। तो ये बहुत शर्म की बात है कि अब दोबारा एमएसपी के लिए हमारे सरकार के खिलाफ हमारे किसान बैठे हुए हैं और सरकार को उनकी बातों पर सुनवाई करनी चाहिए, उनकी मांगों का ध्यान रखकर उन्हें जायज रेट देने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि गन्ना मूल्य उन्होंने 20 रुपए इस बार भी बढ़ाए हैं। इसके अलावा किसान सम्मान निधि समेत तमाम ऐसी किसान योजनाओं का जिक्र भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। वो बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो किसानों के हित में कार्य कर रही है। देखिए, इतने कम थे पहले कि अब भी जो लागत है वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो 20 रुपए बढ़ाने से उन्होंने किसी पर एहसान नहीं किया है। हरियाणा में आज भी रेट ज्यादा है। तो सरकार की जो नीतियां हैं उनमें उन्हें खुद अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि कितना दे रहे हैं। ये जो हमारे देश की जो बैकबोन है वो किसानों पे है, हमारे अन्नदाता हैं। तो उन्हें एक सम्मानजनक दाम देने के बजाय अपनी छोटी मोटी एमएसपी का वादा कब से किया हुआ है, अब तक लागू नहीं हुआ। तो क्या किया है सरकार ने किसानों के लिए परेशान करने के अलावा? इकरा हसन जी, आपकी माता पूर्व सांसद तबस्सुम हसन जी 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन से चुनाव लड़ी थी। उस चुनाव में बड़े अंतर से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो इकरा हसन उस अंतर को कैसे पूरा कर पाएगी? देखिए, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हर वर्ग और हर समाज में हमारी हाजिरी है। हर जगह से हमें आशीर्वाद मिला है और ऐसी कोई बिरादरी नहीं है जहाँ से हमें वोट नहीं मिलेगा। समीकरण और जो आंकड़े सब जोड़ रहे हैं, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ से भी उम्मीद नहीं है वहां से भी हमारा वोट आएगा। आपकी पार्टी के ही कुछ नेता कह रहे हैं कि इकरा हसन के बजाय अगर किसी हिंदू जाति के उम्मीदवार को यहाँ पर मैदान में उतारा जाता तो हिंदू वोटों में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी हिस्सेदारी कर सकती थी। कहा जा रहा है कि इकरा हसन का हिंदू मतों में कोई हिस्सेदारी नहीं कर पाएंगी। बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं, ऐसा नहीं है। हमें विधानसभा के चुनाव में भी लगभग 25 से 30 हजार नॉन मुस्लिम वोट मिला था और ये लोकसभा का चुनाव है, बड़ा चुनाव है और हर वर्ग में, हर जाति में, हर समाज में, हर धर्म में हम जा चुके हैं और सब लोग हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। और हमारी जो पार्टी का नारा है वो पीडीए का है, जिसमें कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक प्रमुख भूमिका में है और मुझे लगता है इन्हीं सबका हमें साथ मिलेगा। और रही बात जो धर्म के नाम पर जो लोग बातें कह रहे हैं, तो हिस्सेदारी तो सभी की होनी चाहिए। जब तक किसी भी सरकार में, किसी भी पार्टी में, किसी भी लड़ाई में हर वर्ग की हिस्सेदारी नहीं होगी तो उस वर्ग के लोग तो अपने आप को अनरिप्रेजेंटेड महसूस करेंगे। तो मैं मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम समाज से आती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ मुसलमानों की बात तो नहीं करती और इसका ये मतलब नहीं कि क्योंकि मैं मुसलमान हूँ तो मुझे टिकट नहीं मिलना चाहिए। तो ये उनकी नीयत दिखाता है। हर सीट पर मुसलमान नहीं लड़ेगा, हर सीट पर दूसरी बिरादरी भी नहीं लड़ सकती है। सभी को हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, तभी हम एक सबका साथ सबका विकास जो भाजपा कहती है वो तभी हो पाएगा जब सबकी भागीदारी होगी, जब सबकी हिस्सेदारी होगी। तो सबको साथ लेके और ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व का फैसला है और उनका आदेश हुआ, उसका पालन हम करेंगे। पीडीए की बात आपने की इकरा हसन जी, आपकी पार्टी की विधायक है पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य जी पीडीए के नारे को लेकर नाराजगी जता के आपकी पार्टी से अलग हो गए, क्योंकि राज्यसभा में 3 सीटें समाजवादी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारे, 3 उम्मीदवार, तीनों में ना तो पिछड़ा है ना अल्पसंख्यक है। देखिए, टिकट वितरण कई जगह पर टिकट वितरण इस हिसाब से हुए हैं और जो राज्यसभा की बात है उसमें
सभी को हमें साथ भी लेकर चलना है। ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि 3 ही सीट हमारे हिस्से में आई, और भी बहुत सारे लोग थे, बड़े दिग्गज लोग हैं जो राज्यसभा में पहले से भी मौजूद रहे हैं, उनको भी जगह देने की ज़रूरत थी। मुझे लगता है टिकट वितरण में उसकी भरपाई की जाएगी। इकरा हसन जी, लगातार कांग्रेस से गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन गठबंधन को लेकर तो कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ। उससे पहले समाजवादी पार्टी ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार, तो क्या गठबंधन के रास्ते अब बंद हो चुके हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, अभी भी बातचीत चल रही है, और क्योंकि जिन सीटों पर समाजवादी अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है, तो हमारी जब मुलाकात हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष से, तो वो यही कह रहे थे कि हम जल्द से जल्द इस कार्यक्रम को पूरा करना चाहते हैं, ताकि क्योंकि अब टाइम भी उतना नहीं रहा है, तो जितनी जल्दी हम तो खुश हैं कि जितनी जल्दी ये लिस्ट आए, एक जो कन्फ्यूजन का माहौल है वो क्लियर होता है, आदमी एक दिमाग से अपने काम पे लग जाता है। तो जो जल्दी से जल्दी जो सीटें क्लियर हैं वो उन्होंने रिलीज कर दी, और अभी भी बहुत सारी, अभी मेरे ख्याल से सिर्फ 26 सीटों पर 26 या 28 सीटों पर ऐलान हुआ है। 32 सीटों पर। हाँ, 32 सीटों पर, बाकी अभी 50 के लगभग सीटें और बची हैं, तो उनमें से सभी की हिस्सेदारी में रहेंगी वो गठबंधन की। क्या बहुजन समाज पार्टी के भी गठबंधन में शामिल होने के कुछ हैं? देखिए, मुझे तो मालूम नहीं है, जानकारी नहीं है, ये बड़े नेताओं की बातें हैं। हमें तो जितना आदेश हुआ है उस पे काम करने का हम काम करेंगे, पर चर्चाएं चल रही हैं अभी। इकरा हसन जी, आप उत्तर प्रदेश की सबसे कम उम्र की यानी सबसे युवा महिला उम्मीदवार है समाजवादी पार्टी की ओर से, तो आपका क्या विजन महिलाओं के लिए रहने वाला है और युवाओं के लिए क्या? देखिए, हमारे जो महिलाएं हैं उनमें शिक्षा का थोड़ा अभाव है, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो भी योजना हो, अगर सरकार बनती है तो हम बड़ी-बड़ी योजना ला सकते हैं, लेकिन अगर सरकार नहीं भी आती है, तो भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे CSR होता है, तो उस पर हम सवाल उठाकर उसको शिक्षा के उसमें लगा सकते हैं, और इसी तरीके की कई योजनाएँ होते हैं, बाहर से फंडिंग लाकर यहाँ पर कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो लड़कियों के लिए है पढ़ाई की, उन सुविधाएँ उनके लिए उपलब्ध हों, और युवाओं के लिए देखिए, रोजगार का काम सरकार का होता है। एक कोई भी जनप्रतिनिधि हो अकेले ये दारोमदार नहीं उठा सकता कि रोजगार दे दे, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि जितना भी इसके हक में हम सवाल उठा सकें, उनकी आवाज उठा सकें, और अगर सरकार आती है तो योजनाएं यहाँ ला सकें, तो यही हमारे वो रहेंगे। कैराना लोकसभा के लोगों को आप क्या संदेश हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे? कैराना के जो लोग हैं वो हमारे घर के लोग हैं, और मेरा सभी से यही गुजारिश है कि मैं उनकी बेटी हूँ, ये मेरी पहली शुरुआत है, अपने घर से शुरुआत हो रही है, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी गई है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से, तो ये जिम्मेदारी मैं अकेले नहीं उठा सकती, इसमें मुझे सभी के साथ की ज़रूरत है, और मेरी सभी से यही अपील है कि सब लोग इसमें साथ जुड़कर आएँ और अपना आशीर्वाद दें और इस चुनाव को जिताने में हमारी मदद करें। तो कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार इकरा हसन जी हमारे साथ मौजूद थी, जिनसे हमने कैराना लोकसभा सीट के तमाम मुद्दों पर चर्चा की। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो फेसबुक पेज पर